Hello everyone, my name is Vaibhav Lalit, student of Faculty of Law. I hope you all are doing great. So, from the last 2-3 classes, we are talking about cognizable offences and we are done with section 154 FIR, section 156 and 190, right? So, today we will deal with another important topic related to cognizable offences only. That is section 41, arrest provisions. कि जो पुलिस है वो कब कब किन केसेस में अरेस्ट कर सकती है एंड बिना वारंट के. एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट इन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस जो पुलिस है ही कैन अरेस्ट द पर्सन विदाउट एनी वारंट और ऑर्डर फ्रॉम द मैजिस्ट्रेट. सो today we will deal that topic in more details and with one important case law as well, that is DK Basu versus State of West Bengal. So first of all, what do we understand with the term arrest? बेसिकली अरेस्ट जो है वो सीआरपीसी में एज सच कहीं भी डिफाइन नहीं है एंड जो डिफरेंट कोर्ट्स ने डिफरेंट टाइम पे अरेस्ट को डिफाइन किया है. एज वी कैन सी इन दिस केस द स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस अजैब सिंह. Arrest is defined as arrest means a physical restraint put on a person as a result of allegation of accusation that he has committed a crime or an offense of quasi criminal nature. बेसिकली जब किसी पर्सन को रिस्ट्रेन किया जाता है और यू कैन से कि जो उसके राइट्स हैं लाइक राइट टू फ्री मूवमेंट एंड राइट टू लिबर्टी एंड ऑल, उसे थोड़े टाइम के लिए रोक दिया जाता है. जैसे कि हम लोग मूवीज़ में देखते हैं कि किसी पर्सन ने मर्डर किया या फिर कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस किया एंड देन वो भाग के साथ वाले विलेज में जाके किसी के घर में छुप गया एंड देन पुलिस आती है एंड कहती है कि हमने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है, राइट. एंड देन फिर वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है एंड देन पुलिस जो है उसे पकड़ लेती है एंड उसके मूवमेंट को जो है रिस्ट्रेन कर लेती है. काफ़ी लोग जो है ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि बिटवीन अरेस्ट एंड कस्टडी एंड उन्हें लगता है कि दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम है, बट ऐसा नहीं है. देयर इज़ अ स्लाइटर डिफरेंस बिटवीन बोथ. कस्टडी इज़ अ वाइडर टर्म और यू कैन से कि अरेस्ट इज़ फॉलोड बाय कस्टडी. बेसिकली हर एक अरेस्ट के केस में कस्टडी जो है वो उसमें होगी ही, बट कस्टडी के केस में ज़रूरी नहीं है कि पहले अरेस्ट हुआ हो. सपोज एक पर्सन है, उसने कॉग्निजेबल ऑफेंस किया, राइट. देन पुलिस ने अरेस्ट कर लिया उसे एंड विद इन 24 आवर्स जो है वो उसे मैजिस्ट्रेट के पास ले गए एंड अब जो कस्टडी है उसकी, अब वो मैजिस्ट्रेट के अंडर है. नो डाउट पुलिस जो है कस्टडी मांग सकती है मैजिस्ट्रेट से फॉर अ पर्टिकुलर केस एंड लाइक फॉर मैक्सिमम 15 डेज के लिए वो मांग सकती है, विच इज़ गिवन इन सेक्शन 167. उसे हम लोग करेंगे, अभी के लिए नहीं, उसे हम डिटेल में करेंगे, राइट. सो जो कस्टडी है वो जो है वो होगी ही हर केस में जहाँ पे पहले जैसे अरेस्ट हुआ है. बट नाउ टेक अनदर एग्जाम्पल. किसी ने कॉग्निजेबल ऑफेंस किया एंड अब क्या हुआ, अब पुलिस ने जो से लाइक अरेस्ट करने से पहले ही, पुलिस के अरेस्ट करने से पहले ही या फिर जैसे समन इशू हुआ है उसके अगेंस्ट, बट अभी उसको अरेस्ट नहीं हुआ, वो खुद से जाके पहले ही मैजिस्ट्रेट के सामने पहुंच गया एंड अपने आप को मैजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट कर दिया. उससे बेसिकली हम लोग बोलते हैं कि उसने सरेंडर कर दिया अपने आप को. अरेस्ट जो है अभी तक वो नहीं हुआ. अब जो है इस केस में जो है डायरेक्टली जो है मैजिस्ट्रेट उसे अपनी कस्टडी में ले लेगा, राइट. बट दैट इज टेकन विदाउट अरेस्ट, ठीक है, जो उसकी कस्टडी हो जाएगी विदाउट अरेस्ट. आई होप आप लोगों को ये डिफरेंस जो है वो क्लियर हुआ होगा कि बिना अरेस्ट के कस्टडी हो जाती है, बट अरेस्ट जो है वो अपना कस्टडी, अरेस्ट के बाद कस्टडी होगी ही होगी, बट कई केसेस में कस्टडी डायरेक्टली हो जाती है बिना अरेस्ट के. सो कस्टडी इज अ वाइडर टर्म, राइट. नाउ सेक्शन 41 क्या कहता है, लेट्स सी. When police may arrest without warrant, any police officer may arrest any person without an order from a magistrate and without a warrant. जो ये सेक्शन है ना वो कोग्निजेबल ऑफेंसेस को दो कैटेगरी में डिवाइड करता है, राइट. एक जिसमें 7 या 7 साल से कम की इम्प्रिजनमेंट है एंड दूसरा जहाँ पे 7 साल से ऊपर की पनिशमेंट है. सो इन केसेस वेयर पनिशमेंट इज अप टू 7 years एंड लेस देन 7 years, वहाँ सबसे पहले एक चीज़ का जो है हमें ध्यान रखना होगा, वो ये है कि जो इन्फॉर्मेशन है वो क्रेडिबल होनी चाहिए एंड देर इज़ अ रीजनेबल सस्पिशन कि इसी ने ही ऑफेंस किया होगा. यहाँ वर्ड रीजनेबल एंड क्रेडिबल यूज़ है, जबकि सेक्शन 154 में एवरी इन्फॉर्मेशन था.
अब यहाँ से एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है वो निकल के आती है, जो कि काफ़ी बार कोर्ट्स में भी रेज हुई है, कि जरूरी नहीं है हर कोग्निजेबल केस में जिसमें एफआईआर हो रही है उसमें अरेस्ट भी होगा ही होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। बिकॉज एफआईआर रजिस्टर करने के लिए कैसी भी इंफॉर्मेशन हो, बस वो कोग्निजेबल ऑफेंस की होनी चाहिए, एफआईआर तो रजिस्टर हो जाएगी। बिकॉज अगेन द वर्ड रिटर्न देयर इज एवरी इंफॉर्मेशन इन सेक्शन 154, बट अरेस्ट करने के लिए देयर शुड बी सम क्रेडिबल इंफॉर्मेशन और अ रीजनेबल सस्पिशन होना चाहिए, तभी अरेस्ट होगा, राइट। देर आर सम कंडीशन एज वेल जिसका ध्यान रखना होगा पुलिस को वाइल अरेस्टिंग, और इन केस जहाँ पनिशमेंट 7 या 7 साल से कम की है। कंडीशन क्या है, जैसे कि कोई और ऑफेंस कमिट ना कर दे वो पर्सन, या फिर एविडेंसेस को टेम्पर ना करे, या फिर भाग ना जाए एंड जब कोर्ट में बुलाएं तब वो कोर्ट में प्रेजेंट ना हो, एंड मैनी अदर टाइप ऑफ कंडीशंस, राइट, जिसको दे विल कंसीडर विच आर गिवन इन सेक्शन 41। एंड फॉर ऑफेंसेस जिसकी 7 साल से ऊपर की पनिशमेंट है, वहाँ पे ये सब कंडीशन नहीं है। यहाँ बस क्रेडिबल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए एंड पुलिस हैज़ रीज़न टू बिलीव ऑन दैट्स इट। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है इस सेक्शन में, वो ये है कि पुलिस को रीजंस रिकॉर्ड करने होंगे अरेस्ट करने के। अगर किसी केस में उन्होंने अरेस्ट किया तो दे हैव टू रिकॉर्ड द रीजंस। बिफोर 2010 सिर्फ अरेस्ट करने के लिए ही रीजंस रिकॉर्ड करने होते थे, ना कि अरेस्ट ना करने के इन कॉग्निजेबल केसेस। बट आफ्टर 2010 अमेंडमेंट एक प्रोवाइजो जो है वो ऐड हुआ, जिसमें अब अरेस्ट ना करने के भी प्रोविजंस जो हैं, अब अरेस्ट ना करने के भी रीजंस जो हैं वो देने पड़ेंगे, कि आप क्यों किसी को कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में अरेस्ट नहीं कर रहे हो। बिकॉज काफ़ी बार जो है पुलिस जो है बड़े क्रिमिनल्स को या फिर जिनका अरेस्ट होना ज़रूरी था उनको अरेस्ट नहीं करती। पुलिस ऐसा ना करे, ये आर्बिट्रेरी पावर्स का गलत यूज़ ना करे, इसलिए अमेंडमेंट हुई कि रीजंस रिकॉर्ड करने होंगे। अब इन्हीं सब चीज़ों की वजह से यू कैन से कि आर्बिट्रेरी पावर्स का गलत यूज़ ना करे। इसी वजह से इस लैंडमार्क केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस जो है वो दी थी, जिन्हें फॉलो करना जरूरी है, एंड लेटर ऑन दोज गाइडलाइंस वर एडेड इनटू सीआरपीसी एज वेल। So, the name of the landmark case is DK Basu versus State of West Bengal. So, इस केस में काफ़ी सारी गाइडलाइंस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट ने लेट डाउन की। दोज आर द अरेस्टेड ऑफिसर शेल हैव अ क्लियर आइडेंटिफिकेशन ऑफ हिज नेम डेसिग्नेशन। बेसिकली उसके पास एक प्रॉपर आईडी होनी चाहिए, एंड जो उसके यूनिफॉर्म पे एक बैच होना चाहिए जिसपे उसका नाम लिखा हो, सो दैट ही कैन बी इजीली आइडेंटिफाइड। द अरेस्टिंग पर्सन हैज़ टू इन्फॉर्म द रिलेटिव्स रिगार्डिंग हिज अरेस्ट। जो भी इसके बेसिकली जो पर्सन जो है अरेस्ट हुआ है उसके रिलेटिव्स को पता होना चाहिए कि उनका एक फैमिली मेम्बर जो है वो अरेस्ट हो चुका है। द अरेस्टेड पर्सन हैज़ द राइट टू मीट हिज लॉयर। ही हैज़ अ राइट टू मेडिकल एग्जामिनेशन। बेसिकली उसका मेडिकल एग्जामिनेशन होना चाहिए विद इन 48 आवर्स ऑफ अरेस्ट। अब जितने भी ये गाइडलाइंस है, और भी गाइडलाइंस थी इस केस के अंदर, अभी जितनी भी ये गाइडलाइंस हैं ये सब बाद में सीआरपीसी में एड ऑन हुई। If you will see section 41 capital B, section 41 capital C and capital D and many others as well, ये सब जो गाइडलाइंस है बाद में प्रोविजंस बन गए एंड लेटर ऑन एडेड इनटू सीआरपीसी, राइट। अब आपको याद होगा हमने एडवर्सरियल सिस्टम वाले लेक्चर में भी बात की थी कि एवरी पर्सन इज इनोसेंट अनटिल प्रूवन गिल्टी। वो कहते हैं ना कि 100 गुनहगार बरी हो जाए पर एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए, करेक्ट। सो अब कुछ राइट्स हैं अरेस्टेड पर्सन के भी, जो कि सीआरपीसी में भी और कॉन्स्टिट्यूशन में भी इवन गिवन है। सो देखते हैं कौन से राइट्स हैं अरेस्टेड पर्सन के। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये फेयर ट्रायल, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस शैल बी फॉलोड। बेसिकली जो प्रिंसिपल्स हैं नेचुरल जस्टिस के कि ऑडी अल्ट्रम पार्ट्रम, एवरीवन शुड बी हर्ड, कि हर किसी को मौका मिलना चाहिए सुनने का, एक फेयर ट्रायल होना चाहिए, एंड नो वन कैन बी अ जज इन हिज ऑन केस। कोई भी अपने केस में जज नहीं बन सकता। तो बेसिकली जो नेचुरल जस्टिस के जो प्रिंसिपल्स हैं वो तो फॉलो होना ही चाहिए हर केस में। राइट टू नो द ग्राउंड ऑफ अरेस्ट, किस बेसिस पे उसका अरेस्ट हुआ है, सेक्शन 50 सबसेक्शन 1 में गिवन है। राइट टू इन्फॉर्म्ड
ऑफ द प्रोविजन ऑफ बेल। बेसिकली अगर कोई बेलेबल ऑफेंस है तो उसका राइट है कि कोर्ट को जो है बताना है कि आप बेल ले सकते हैं, कि अगर आपके पास ऑप्शंस हैं या प्रोविज़न क्या है बेल के, कोर्ट को बताना होगा उसे। राइट टू बी टेकन टू मैजिस्ट्रेट विदाउट डिले एंड टू प्रोड्यूस बिफोर द मैजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स। सबसे इंपॉर्टेंट ये कि विद इन 24 आवर्स जो है आपको मैजिस्ट्रेट के पास ले जाना होगा, ताकि जो है उसका कोई हरासमेंट ना हो पुलिस स्टेशन में एंड लाइक राइट। तो सेक्शन 56 एंड 57 में सीआरपीसी में ये गिवन है, एंड इवन आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्पीक्स अबाउट इट। राइट टू कंसल्ट लीगल प्रैक्टिशनर, राइट, सेक्शन 41 कैपिटल डी एंड आर्टिकल 22 एज वेल। So hope you like this video. Please subscribe the channel for more videos, and don't forget to share it with your friends. And next time we will be dealing with section 160, 161 and 162, attendance examination by the police, and we will talk about the evidentiary value of the statements given to a police officer under section 162 by relating it to section 25 and 26 of Evidence Act. So thank you.